हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टीएस इंटर सेकेंड ईयर सिविक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आईपी एग्ज़ाम के लिए जो कि आने वाला है। सो इसके अंदर मैंने 27 इंपॉर्टेंट वाले आंसर्स को कवर किया है एंड जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसके अंदर हम दूसरे वाले जो बचे हुए आंसर्स है उसको समझेंगे। एंड इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड कर रखा है जिसके अंदर मैंने 25 जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो एक्सप्लेन कर रखे हैं एंड उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से समझाया है, तो आप उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पे आपको बहुत सारे सीईसी, बाईपीसी एंड एमपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे एंड मैंने ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन भी दिया है। जो सीईसी के सब्जेक्ट्स है सिविक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, उसके अंदर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर्स दिए हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ें चाहिए तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज मैं अपने चैनल पे नए नए वीडियोस लाती रहती हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद मैंने जो बीकॉम के जो सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स होते हैं उसके भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर रखे हैं। ये आपके चैनल जो है आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करो और शेयर कर सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। हम जानते हैं कि लोकसभा जो है वो पार्लियामेंट का, इंडियन पार्लियामेंट का लोअर हाउस है एंड इसके अंदर बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिसको लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट किया होता है थ्रू इलेक्शंस। एंड इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 552 मेंबर्स है और इसके अंदर जो 530 मेंबर्स है वो सारे स्टेट से आते हैं एंड जो 20 मेंबर्स है वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं एंड जो 2 मेंबर्स है वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम दी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एट प्रेजेंट जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है ऑफ द हाउस वो 543 है। जुडिशियल रिव्यू। बेसिकली जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी अथॉरिटी है, ऐसी एक पावर है जो जुडिशरी के पास होती है कि जुडिशरी डिक्लेयर कर सकता है कोई भी ऑर्डर या कोई भी लॉ जिसको एग्जीक्यूटिव ने या फिर जो लेजिस्लेचर ने पास किया है उसको जो जुडिशरी है वो इनवैलिड कह सकती है। और अगर ये फाउंड किया गया है कि ये अगेंस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तब। अगर कोई भी लॉ या फिर कोई भी ऑर्डर पास किया जाता है बाय एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड अगर इसमें कोई भी चीज़ ऐसी निकलती है जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो तो जुडिशरी उसको डिक्लेयर कर सकती है कि ये नल है, वॉइड है एंड ये जो है वो सही नहीं है, इनवैलिड है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि वो डिसाइड कर सकती हैं वेदर द लॉ और ऑर्डर पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर या फिर जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। स्टेट एग्जीक्यूटिव। जो गवर्नर, स्टेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं एंड जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो सारे लोग मिलकर जो स्टेट होता है उसके अंदर काम करते हैं और स्टेट एग्जीक्यूटिव की तरह होते हैं। इन सभी लोगों को मिलाकर हम कहते हैं हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव है। जो गवर्नर है वो अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स को ऑन द बेसिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स एडवाइस। जब चीफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं तो उनके बेसिस पर ही जो गवर्नर है वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं एंड जो मैटर्स रिलेटेड है सारे स्टेट एग्जीक्यूटिव के वो डिस्क्राइब किए गए हैं अंडर द आर्टिकल 153 से लेकर 167 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। असेंबली स्पीकर। जो असेंबली होती है हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके अंदर हम देखते हैं हमारे पास एक स्पीकर होता है एंड एक डेप्यूटी स्पीकर। इनके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, इनका कुछ पोजीशन होता है एंड इनके कुछ फंक्शंस होते हैं जो असेंबली स्पीकर के बराबर होते हैं और जो कि लोकसभा में होते हैं ना, जो लोकसभा स्पीकर उनकी तरह ही असेंबली स्पीकर के भी सेम पावर्स होते हैं एंड फंक्शंस होते हैं। ये जो स्पीकर है इनको इलेक्ट किया जाता है बाय द असेंबली मेंबर्स, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारी स्टेट की उसके अंदर से मिलकर लोग इलेक्ट करते हैं एज ए स्पीकर एंड ये जो है वो सर्व करते हैं एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल। बेसिकली हम जानते हैं हमारे स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वो अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर होता है एंड ये एक परमानेंट हाउस होता है। एट प्रेजेंट 6 स्टेट्स जो है इंडिया के उनके पास ही है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इन सभी लोगों के पास, इन सभी स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है। बाकी के स्टेट्स के पास अभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं हैं। रेजिडुअरी पावर्स। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 248 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रेजिडुअरी पावर्स जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास होते हैं। बेसिकली जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर होता है कि वो लेजिस्लेशन पे सारे जो रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं वो बना सकती हैं ऑन द रेजिडुअरी आइटम्स, यानी कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो ना ही यूनियन लिस्ट में आ सकते हैं, ना ही स्टेट लिस्ट में आ सकते हैं, ना ही कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में आ सकते हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स को, ऐसे मैटर्स को, ऐसे आइटम्स पे जो है वो इसको रेजिडुअरी पावर्स के अंदर दिया जाता है, रेजिडुअरी आइटम्स कहा जाता है। इसके अंदर जो ऐसे सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो लॉ बनाते रहते हैं।
डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर। सो बेसिकली जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं, वो उस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है एंड जो चीफ मिनिस्टर है, उनकी एडवाइस और उनकी मदद के बिना भी ये जो पावर्स है डिस्क्रिशनरी पावर्स, वो गवर्नर उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, उन पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। सो जो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे सिलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी गेट्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। यानी कि जब कोई भी पार्टी जब वोटिंग करते हैं, इलेक्शन करते हैं, तब अगर कोई भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो वहाँ अपने हिसाब से गवर्नर किसी को भी चीफ मिनिस्टर की तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। डिसमिसल ऑफ द मिनिस्ट्री व्हेन इट हैज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके पास पावर होता है कि वो लोग नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर सकते हैं। अगर वो लोगों का कॉन्फिडेंस अगर हट जाता है मिनिस्ट्री पे से, तो वो लोग उस मिनिस्ट्री को हटा सकते हैं। मिनिस्ट्री का मतलब होता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, अगर वो लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं और अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ऐसा लगता है कि ये लोग सही काम नहीं कर रहे तो इनको हटा दिया जा सकता है। सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। यानी कि जो लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नर ले सकते हैं फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली भी सही से काम नहीं कर रही है तो जो गवर्नर है उनके पास पावर होता है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली को भी डिसोल्यूशन कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 जो गवर्नर है वो अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को जब जो जनरल इलेक्शंस है अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो जब वहाँ पर एक मेजॉरिटी पार्टी आती है जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, तो उस मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और अपॉइंट किया जाता है एज ए चीफ मिनिस्टर। सो अगर एक बार वो अपॉइंट हो जाते हैं चीफ मिनिस्टर तो उनकी जो पीरियड है वो ऑफिस की 5 ईयर्स होती हैं। यानी कि वो 5 ईयर्स तक रूल कर सकते हैं, वहाँ पर काम कर सकते हैं। यूनियन लिस्ट। सो यूनियन लिस्ट एक तरह की लिस्ट है, एक तरह की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्क्राइब किया है कि जो सब्जेक्ट्स जो सारे मैटर्स है वो सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो यूनियन पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो लोग लॉज को बना सकते हैं, लॉज को फॉर्मुलेट कर सकते हैं अंडर द मैटर मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। यानी कि जो सारे चीज़ें यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं उन सभी चीज़ों के ऊपर। सो इनिशियली हमारे पास शुरुआत में 97 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे एंड करेंटली हमारे पास 98 सब्जेक्ट्स है यूनियन लिस्ट में। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, सिटीजनशिप, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इनकम टैक्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट हमारी यूनियन की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उस पर लॉज बनाती है। स्टेट लिस्ट। सो बेसिकली स्टेट लिस्ट के अंदर जो सारे स्टेट्स के सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं, जैसे कि हर एक स्टेट के पास उसका खुद का पावर होता है कि वो उन सब्जेक्ट्स पर लॉज बनाए, उसको लॉज को फॉर्मुलेट करें। सो हमारे पास जो स्टेट्स के सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट के 59 सब्जेक्ट्स है और उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है, जैसे पुलिस, लोकल गवर्नमेंट्स, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, इन सभी चीज़ों के ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉज बनाती है। कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। सो कॉन्क्यूरेंट लिस्ट एक ऐसी तरह की लिस्ट है, उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें क्रिमिनल लॉज, मैरिज एंड डाइवोर्स, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अदर दैन एग्रीकल्चर लैंड, कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टैम्प ड्यूटीज़, इस तरह के सब्जेक्ट्स उस लिस्ट में दिए जाते हैं। सो बेसिकली हमारे पास 52 सब्जेक्ट्स है कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में। सो जो कॉन्क्यूरेंट लिस्ट है उसके अंदर जो यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास भी पावर होता है कि वो उन सब्जेक्ट्स पर लॉज बना सकते हैं। नीति आयोग। सो नीति आयोग का फुल फॉर्म यहाँ दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। सो इसको फॉर्म किया गया था ऑन 1 जनवरी 2015 और इसको जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने हेड किया था, यानी इस मूवमेंट को वो लेके आगे बढ़े थे। सो बेसिकली ये एक आयोग है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मेन एम है सबका साथ सबका विकास। सो बेसिकली ये जो है एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, ये आइडियाज़ देता है गवर्नमेंट्स को किस तरह से पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, किस तरह से सब लोग मिलकर हमारे जो स्टेट्स है वेरियस स्टेट्स वो मिलकर जो हमारी इंडिया को ट्रांसफॉर्म करें। एंड ये स्ट्रेंथन करता है यूनियन स्टेट एंड रिलेशन बाय इंश्योरिंग पार्टनरशिप ऑफ स्टेट्स इन द विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। यानी कि ये सोच के रखा है इसने, इसका मेन मोटिव यही है कि जो यूनियंस है यानी कि जो हमारी जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर पार्टनरशिप करके जो है वो बहुत सारे जो विजन देख सकें, यानी कि आइडियाज़ को ला सकें, प्लान्स बना सकें नेशनल डेवलपमेंट के लिए। एंड वो लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर ध्यान देते हैं, यानी कि हमारे पास फेडरलिज्म होना चाहिए, मिलकर काम किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत। सो ग्राम पंचायत के बारे में हमने बहुत बार सुना है, ये एक लोकल गवर्नमेंट है और ये फाउंडेशन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। यानी कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर जो ग्राम पंचायत है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज हर एक गांव जो होता है, हर एक ग्रुप होता है विलेज का, वो सारे जो ग्रुप्स होते हैं विलेजेस के उसको डिवाइड किया जाता है इनटू स्मॉलर यूनिट्स जिसको हम वार्ड्स कहते हैं और उसके अंदर
जो है हम उसको डिवाइड करके वार्ड्स कहते हैं, और वहाँ पर ये एक लेजिस्लेटिव एंड डेलिब्रेटिव बॉडी है। और ये लोग जो है ग्राम पंचायत के, वो लोग गांव में जो है वो बहुत सारे काम करते हैं और मिलकर वो लोग लेजिस्लेटिव काम करते हैं, लॉज बनाते हैं या फिर कोई भी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं जो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। एंड यहाँ पर हमारे पास करेंटली 12,752 ग्राम पंचायत है तेलंगाना में। सो हर एक विलेज के पास उनका खुद का ग्राम पंचायत होता है, वहाँ पर बातें की जाती है, हर मैटर को डिस्कस किया जाता है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको वहाँ पर सॉल्व किया जाता है। सरपंच, सरपंच जो है वो फर्स्ट पर्सन ऑफ द विलेज है एंड पॉलिटिकल हेड है ग्राम पंचायत के। ग्राम पंचायत के जो लीडर होता है, हेड होता है, उसको हम सरपंच कहते हैं। उनको इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली बाय द रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ द विलेज, यानी कि जो लोग वोट करते हैं विलेज में वो लोग मिलकर इलेक्ट करते हैं इनको। एंड वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस ऑफ ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा। जो ग्राम पंचायत है एंड ग्राम सभा है, उनके कामों के जो चीज़ें की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होती है। एंड ये रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये मीटिंग्स में ध्यान देते हैं, मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा की। पंचायत सेक्रेटरी, बेसिकली ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यानी कि इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इनको इलेक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन ये एक ऑफिसर की तरह होते हैं। ये सबॉर्डिनेट हो रहते हैं सरपंच के, यानी कि ये सरपंच के साथ रहकर उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ जो है वो ध्यान रखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही है और सभी चीज़ों पर उनकी नज़र होती है, और वो सारी चीज़ों की रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। वो असिस्ट करते हैं ग्राम पंचायत को एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में। ग्राम सभा, हर एक गांव के पास, हर एक विलेज के पास उनका खुद का ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा के अंदर सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके नाम रजिस्टर्ड होते हैं, उनके नाम इंक्लूडेड होते हैं इन द इलेक्टोरल रोल फॉर ग्राम पंचायत, यानी कि जो सारे लोग 18 ईयर्स के अबाव है, जो लोग वोट देना चाहते हैं, उन सभी के नाम जो है वो इलेक्टोरल रोल में मेंशन किए जाते हैं, और इन सभी लोगों को हम ग्राम सभा कहते हैं। और ये सारे लोग मिलकर बात करते हैं, 2 मंथ्स में एक बार ये लोग मिलते हैं, और जो सरपंच होता है वो इन सब की बात सुनता है, मीटिंग को कंडक्ट करता है और इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। ग्राम सभा इसी को कहते हैं। मेयर, मेयर का मतलब जो है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस में ये मेयर होता है, और ये भी सरपंच की तरह ही होते हैं। एंड ये हमारे शहरों में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेयर जो है वो फर्स्ट पर्सन एंड पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। इनको भी सरपंच की तरह इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम अमॉन्ग द काउंसिलर्स, यानी कि जो सारे लोग होते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, वो सारे लोग मिलकर मेयर को इलेक्ट करते हैं, और इनका काम भी यही होता है कि ये मीटिंग्स को कंडक्ट करते हैं, प्रिजाइड करते हैं फॉर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस एटलीस्ट वंस इन ए मंथ, यानी कि 1 महीने में एक बार। एंड ये रिस्पॉन्सिबल है सारे चीज़ों को मेंटेनेंस के लिए, यानी कि जो शहर है, जो शहरी इलाके हैं, सिटीज़ है, टाउन्स है, उसके अंदर जो सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, इन सभी चीज़ों का मेंटेनेंस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का होता है, और मेयर इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन एक हाई लेवल कमीशन की तरह सेटअप की गई थी बाय द यूनियन गवर्नमेंट, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन जून 9, 1983। इसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया। उस टाइम पर एक चीफ जस्टिस थे जिसका नाम रंजीत सिंह सरकारिया था, उनके अंडर में ये कमीशन को सेटअप किया गया था। और ये कमीशन का काम था कि ये लोग टेस्ट लेते थे एंड रिव्यू करते थे वर्किंग ऑफ एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि जो यूनियन है, जो सेंटर है और जो स्टेट्स है, उनके बीच में किस तरह से अरेंजमेंट चल रहे हैं, क्या वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, एंड क्या उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसके बारे में ये कमीशन रिपोर्ट बनाती थी। एंड इसके अंदर जो इनके बीच के पावर्स है, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ें मेंशन की गई थी। एंड इसके अंदर जो नेसेसरी चेंजेस है उसको रिकमेंड करने के बारे में बताया गया था। स्टेट इलेक्शन कमीशन, हम जानते हैं हमारे स्टेट्स में भी इलेक्शन किया जाता है। उसको मैनेज करने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया है हर एक स्टेट में। इनका काम होता है कि ये लोग जो है ध्यान देते हैं किस तरह से इलेक्शंस हो रहे हैं कंट्री में, यानी कि किस तरह से हर एक स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं। यहाँ पर हर एक स्टेट में, हर एक यूनियन टेरिटरी के पास अपना एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, और ये लोग ध्यान देते हैं कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो, अनबयास्ड वे में हो, किसी भी पर्सन को पर्टिकुलरली बयास के बेसिस पर वोट ना दिया जाए, सभी लोग फ्री तरीके से वोट करें। एंड ये रेस्पॉन्सिबल है इलेक्शंस के लिए फॉर म्यूनसिपैलिटीज़, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस, पंचायत्स एंड एनी अदर स्पेसिफाइड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये लोग ध्यान देते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शन, म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत्स के, इन सभी चीज़ें जो स्टेट में इलेक्शंस होते हैं उसके लिए लोग ध्यान देते हैं। और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसको अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट।
नेशनल वोटर्स डे। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था ऑन जनवरी 25, 1950। सो इस दिन को याद रखने के लिए, इस दिन को मार्क करने के लिए फाउंडेशन ऑफ द डे जो है इसको कहा जाता है। सो इसको हम उस दिन को याद रखते हैं एज ए नेशनल वोटर्स डे। इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन एवरी 25 जनवरी हर साल। सो ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि एनकरेज किया जा सके सारे यंग यूथ को, ताकि वो लोग वोट करें और एनरोल करें एंड टेक पार्ट, हिस्सा ले पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, और वोटिंग को ध्यान दे, वोटिंग को करें। इस चीज़ के वास्ते उनको एनकरेज करने के लिए ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम ईवीएम कहते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसकी मदद से हम जो वोट्स है उसको रिकॉर्ड करते हैं। ईवीएम जो है उसको रिप्लेसमेंट की तरह लाया गया था टू द बैलेट पेपर्स, यानी कि हम पहले बैलेट पेपर्स को यूज़ करते थे, लेटर हम ईवीएम्स को यूज़ करने लगे हैं। एंड ईवीएम जो है उसको डिज़ाइन किया गया है विद 2 यूनिट्स, यानी कि इसमें 2 यूनिट्स होते हैं। एक कंट्रोल यूनिट होता है एंड एक बैलेट यूनिट होता है। फॉर्म्स ऑफ करप्शन, सो बेसिकली करप्शन के भी बहुत सारे फॉर्म्स है, इसको हम देख सकते हैं। जैसे इसको ब्राइबरी कहा जाता है, एक्सटॉर्शन कहा जाता है, एम्बेजलमेंट, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सेट्रा। सो ये डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स है ऑफ करप्शन। एंड रिसेंटली जो है अनदर फॉर्म ऑफ करप्शन इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में, जिसको हम कहते हैं क्विड प्रो क्वो करप्शन। और इसका ये मतलब होता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स एंड हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जो है वो डिसीजंस को लेते हैं इन द फेवर ऑफ कॉर्पोरेट हाउस, यानी कि कॉर्पोरेट हाउस के फेवर में लेते हैं। बिजनेसमैन के जो हाई प्रोफाइल बिजनेस पीपल है उनके फेवर में लोग डिसीजंस लेते हैं, उनके फेवर में कुछ लॉज बनाते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं, और ये लोग एक चीज़ देते हैं और दूसरा फ़ायदा लेते हैं। तो इसको हम क्विड प्रो क्वो करप्शन कहते हैं। मिलियन मार्च, सो बेसिकली 10 मार्च 2011 को तेलंगाना में तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी JAC ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और उन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था जो इसको एक तरह का प्रोटेस्ट मूवमेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसको हम मिलियन मार्च कहते हैं। मिलियन मार्च एक मूवमेंट था हैदराबाद की अचीवमेंट के लिए, यानी कि हमें तेलंगाना जो है सेपरेट तेलंगाना मिला था इस मूवमेंट की वजह से। एंड इसके अंदर जो है वो मैसेज ये था कि जो मिलियन मार्च है उसका डिमांड था कि सेपरेट तेलंगाना स्टेट हमें मिलना चाहिए। एंड जो तेलंगाना की रीजन जो है वो बैकवर्ड होती जा रही थी इन सोशल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बिकॉज जब हमारा तेलंगाना एंड आंध्रा मिक्स था, जब दोनों मिलाकर एक स्टेट था, तो हमारे तेलंगाना में रिसोर्सेज बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और तेलंगाना में बहुत बैकवर्ड हो रही थी स्टेट। इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे थे और एक बड़ा मूवमेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसको मिलियन मार्च कहा जाता है। विजिल ब्लोअर्स, सो विजिल ब्लोअर्स का काम होता है कि वो लोग रिवील करते हैं करप्शन को इन द पब्लिक ऑफिसेज, एंड वो लोगों को अलर्ट करते हैं करप्शन के बारे में। वो लोग एक्सपोज करते हैं करप्शन एक्टिविटीज़, अगर वो इंटरनली चल रही हैं एंड अगर एक्सटर्नली चल रही है तो। सो बेसिकली जो विजिल ब्लोअर्स है इनको हम कहते हैं, अगर कोई भी इंसान करप्शन को अगर वहाँ पर रिवील कर रहा है, अगर वो बता रहा है, तो उसको हम विजिल ब्लोअर कहते हैं। एंड अगर वहाँ पर इंटरनली करप्शन चल रहा है तो वो लोग एक्सपोज करते हैं इस करप्शन एक्टिविटीज़ को टू रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़, यानी कि अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ है, कोई जो हेड है, लीडर है उस जगह के, मैनेजर है, उनको इस चीज़ों के बारे में वो लोग बताते हैं, एक्सपोज करते हैं। एंड अगर एक्सटर्नली वहाँ पर करप्शन हो रहा है तो वो लोग रिपोर्ट करते हैं टू द थर्ड पार्टी सच एज गवर्नमेंट, पुलिस ऑफिशियल्स, मीडिया एक्सेट्रा। सो इन लोगों को ये बताते हैं करप्शन के बारे में, इसको हम विजिल ब्लोअर्स कहते हैं। तेलंगाना एजिटेशन 1969, सो तेलंगाना रीजन जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट था फ्रॉम 1949 टू 1956 इन द इंडियन फेडरेशन, लेकिन बाद में विशाल आंध्रा मूवमेंट लाया गया था, जिसकी वजह से हमारा जो तेलंगाना है उसको मर्ज कर दिया गया था विद द आंध्रा स्टेट। एंड जो जेंटलमैन अग्रीमेंट हुआ था कि तेलंगाना को ज्वाइंट कर दिया गया था आंध्रा के साथ, एंड आंध्र प्रदेश को फॉर्म किया गया था 1 नवंबर 1956 को। लेकिन जब तेलंगाना और आंध्रा मिक्स हो गए थे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, और जो तेलंगाना के लोग हैं उनके एस्पिरेशंस फुलफ़िल नहीं हो रहे थे। तेलंगाना के लोग जो है वो सेटिस्फाइड नहीं थे, बिकॉज वो चाहते थे उनका खुद का एक सेपरेट स्टेट हो, और उन लोगों ने गवर्नमेंट से इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। और उन लोगों ने जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ऑफ आंध्र प्रदेश थे उनसे वो लोग खुश नहीं थे तेलंगाना के लोग। इसकी वजह से जो है तेलंगाना के लोगों ने सेपरेट तेलंगाना स्टेट के बारे में डिमांड किया था, और इसकी वजह से वो लोगों ने एजिटेशन किया था। इस मूवमेंट को 1969 में लाया गया था। हैदराबाद एज ए कॉमन कैपिटल, सो बेसिकली AP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में लाया गया था, जिसके अंदर जो सारे चीज़ों को रीऑर्गेनाइज़ किया गया था, यानी कि कितने पावर्स किसके पास होंगे, तेलंगाना और जो आंध्रा है उसके मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने होंगे, कितने उनको जॉब्स दिए जाएंगे, कितना उनका डेवलपमेंट होगा और तेलंगाना के लोगों का डेवलपमेंट होगा। ये सारी चीज़ें जो है AP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में डिसाइड की गई थी और सभी चीज़ें इसमें बताई गई थी। सो यहाँ पर क्या हुआ था
कि हैदराबाद सिटी जो थी उसको एज ए कॉमन कैपिटल बना दिया गया था फॉर बोथ द स्टेट्स, तेलंगाना एंड आंध्रा दोनों के लिए भी हैदराबाद एज ए कॉमन कैपिटल रहा फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ये 10 साल तक सेम रहा। एंड जो 10 साल ख़त्म होने के बाद जो हैदराबाद है वो एक कैपिटल सिटी बन चुका था तेलंगाना स्टेट के लिए, और आंध्रा का एक नया कैपिटल बनाया गया था, और जो अमरवती सिटी है उसको एज ए कैपिटल बनाया गया था फॉर आंध्र प्रदेश। पॉलिटिकल जेएसी, स्टूडेंट्स जेएसी, सो ये दो तरह के जॉइंट एक्शन कमिटीज़ है। सो बेसिकली हम जानते हैं हमारे तेलंगाना को आंध्रा से सेपरेट करने के लिए यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट से डिमांड की थी कि हमारे तेलंगाना को सेपरेट किया जाए। तो उसके वास्ते पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी को सेटअप किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। ये कमेटी बनाई गई थी, इसको 24 जनवरी 2009 में लाया गया था। सो इसके अंदर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे कि टीआरएस, बीजेपी, सीपीआई, कांग्रेस पार्टी, टीडीपी, एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, ये सारे लोग मिलकर जो है एसोसिएट होकर एक पॉलिटिकल जेएसी को ये लोगों ने एस्टैब्लिश किया, और इन सभी लोगों ने मिलकर जो है बहुत सारे प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स को अंडरटुक किए थे, और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा फाइट किया था तेलंगाना को सेपरेट कराने के लिए। स्टूडेंट्स जेएसी, सो स्टूडेंट्स जेएसी मतलब ये स्टूडेंट्स की जॉइंट एक्शन कमेटी थी। पॉलिटिकल जेएसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जॉइंट एक्शन कमेटी थी। सो जो स्टूडेंट जेएसी थी उसको बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया था। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो थे तेलंगाना के स्टेट के लिए, उन लोगों ने फ़ाइट की थी ताकि तेलंगाना को सेपरेट किया जा सके फ्रॉम आंध्रा। सो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो थे उसको हम जेएसी, ओयू जेएसी कहते हैं, एंड जो काकतीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उसको हम केयू जेएसी कहते हैं। इन लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इन लोगों ने मिलकर जो है प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा किया था। सो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, एंड हमारे आने वाले जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसके अंदर हम कवर करेंगे दूसरे शॉर्ट क्वेश्चंस जो हम रिमेनिंग वाले हैं उनको।